बात पश्चिम बंगाल की उस अशुद्ध राजनीति पर, जहां पर सवाल है कि क्या जीत के बाद टीएमसी इस बात को बढ़ावा दे रही है कि जो हमारा नहीं वो अशुद्ध है, अछूत है। देखिए ये रिपोर्ट। पहले सिर मुंडवाया, फिर सैनिटाइज कराया और तब पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का झंडा थमाया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 100 सीटों के बीच समेटकर भले ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस तीसरी बार सत्ता हासिल कर चुकी हो, लेकिन बंगाल से आती इन तस्वीरों ने यह बताया है कि दूसरे पक्ष को अछूत समझने वाली ऐसी राजनीति सही नहीं हो सकती। पूरी कहानी समझने के लिए बंगाल से आई इन ताजा तस्वीरों को देखिए, जहां तृणमूल कांग्रेस का एक कार्यक्रम होता दिखता है। बीरभूम जिले के इलाम बाजार इलाके में एक डिब्बे के भीतर सैनिटाइजर भरा जाता दिखा, फिर एक लाइन से आगे बढ़ते लोगों पर सैनिटाइजर छिड़का जाने लगा। किसी राजनीतिक कार्यक्रम में होती इन तस्वीरों को देखकर आपको चौंकना जरूरी है, क्योंकि बीरभूम जिले में जिन लोगों पर यहाँ सैनिटाइजर छिड़का गया, बाद में उन्हें टीएमसी का झंडा थमाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। दावा है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये लोग पहले टीएमसी से बीजेपी में चले गए थे। स्थानीय टीएमसी नेताओं की दलील है कि बीजेपी में जाने के कारण ये कार्यकर्ता संक्रमित हो गए, इसलिए सैनिटाइजर डालकर इनका संक्रमण हटाकर वापस टीएमसी में लिया गया। আমরা বললাম তোমাদের তো শরীরের মধ্যে বিজেপির জীবাণু আছে, সেই বিজেপির জীবাণুগুলোকে আমরা ধ্বংস করে তবে আমরা তোমাদেরকে নেব। ওরা সেই কথাই রাজি হয় এবং আমরা স্যানিটাইজেশন করিয়ে আমরা ওদেরকে দলে যোগদান করালাম। मां माटी मानुष की राजनीति तृणमूल कांग्रेस करती है। ममता बनर्जी अपनी ही पार्टी को आम लोगों की पार्टी कहती हैं। बावजूद इसके इसी तरह हुगली में पिछले हफ्ते 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं का सिर मुंडवाकर उनकी टीएमसी में वापसी कराई गई। हुगली में यह दलील दी गई कि चुनाव के दौरान बीजेपी में जाकर इन लोगों ने पाप किया, जिसका प्रायश्चित सिर मुंडवाकर गंगा जल छिड़क कर किया गया और वापसी टीएमसी में कराई गई। तो क्या टीएमसी के कार्यकर्ता इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं कि जो बीजेपी के समर्थक बंगाल में हैं वो अशुद्ध हैं, अछूत हैं, पापी हैं? और ऐसी शर्मनाक राजनीति पर अगर टीएमसी रोक नहीं लगाती तो क्या ये भी ना माने कि विरोधियों के प्रति घृणा को मजबूत करके हिंसा को बढ़ावा देने की बात की जा रही है। आज तक ब्यूरो। डेल्टा प्लस की बढ़ती स्पीड ने देश को दहशत में डाल दिया है। राज्य दर राज्य सरकारें अलर्ट हो गई हैं। एक तो तीसरी लहर का खतरा, ऊपर से कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट। अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या तीसरी लहर डेल्टा प्लस वेरिएंट से ही आएगी? आज तक ने डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर देश के दिग्गज डॉक्टरों से भी बात की। भारत ने अभी धीरे धीरे खुलना शुरू किया है। अप्रैल और मई में कोरोना की दूसरी बेहद भयंकर लहर ने देश में तबाही मचाई, लेकिन जून में संक्रमण की दर कम हुई तो ज्यादा राज्यों ने कोरोना से जुड़े प्रतिबंध हटा लिए। लेकिन अब इस ढील के बीच नया खौफ पनप रहा है। जानकार कह रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर अगले कुछ महीनों में दस्तक दे सकती है, जबकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तीसरी लहर 10 से 12 हफ्ते में आ सकती है। और इन्हीं आशंकाओं के बीच देश में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने पैर पसारना शुरू कर दिया है। भारत की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से आई थी और अब ये नया रूप बदलकर डेल्टा प्लस बन गया है। और भारत में डेल्टा प्लस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी चिंताजनक घोषित कर दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाए कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं, नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशंस में देखा था और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। देश में फैलने लगा है कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट।
अब तक 11 राज्यों में डेल्टा प्लस वेरिएंट के केस मिले। घातक डेल्टा प्लस वेरिएंट से भारत में दूसरी मौत, पहली मध्य प्रदेश और दूसरी महाराष्ट्र में हुई मौत। हम आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के डबल म्यूटेंट यानी डेल्टा वेरिएंट का पहला मामला महाराष्ट्र में ही सामने आया था। अब डेल्टा वेरिएंट में एक और म्यूटेशन हुआ है जिसे डेल्टा प्लस वेरिएंट कहा गया है। जब संपूर्ण देश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से अलर्ट किया जा रहा है, ऐसे में डेल्टा प्लस का मिलना बहुत ही डेंजरस है। भारत में डेल्टा प्लस के अब तक 52 केस मिले हैं, जिसमें अकेले महाराष्ट्र में 21 हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 7, तमिलनाडु में 9, केरल में 3, पंजाब और गुजरात में 2-2, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कर्नाटक में 1-1 डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। नया डेवलपमेंट है नंबर 1, यह हो सकता है कि पिछले डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक हो, या जैसा उन्होंने कहा कि ये डेल्टा प्लस की जगह माइनस हो सकता है कम संक्रामक हो। कुछ प्रारंभिक संकेत, तीसरी बात, मिले थे कि जो हमारी वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी दूसरे वेरिएंट से जो आई है, या जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की कॉकटेल बनी है, उनको ये हो सकता है इवेड करने में सक्सेसफुल हो, ऐसे संकेत हैं। लेकिन आईसीएमआर अभी भी इन सब बातों पे शोध कर रहा है। कई राज्य डेल्टा प्लस को लेकर सतर्क हो गए हैं। महाराष्ट्र में टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उत्तर प्रदेश में विशेष सतर्कता बरतने के लिए कोविड-19 प्रबंधन कमेटी को दिशा निर्देश दिए हैं। हमारी करंट mRNA फाइजर की वैक्सीन है, मॉडर्ना की वैक्सीन है, जो mRNA वैक्सीन है वो सिंगल डोज में 30% एफिकेसी देगी, पर अगर 2 डोज लगे इवन विद डेल्टा वेरिएंट उनकी 80-85% एफिकेसी। पर जो कोविशील्ड या जो एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन है, इनकी 2 डोज के बाद में भी 60% एफिकेसी करीब आपकी इनके जो वेरिएंट्स के साथ में पाई गई। कोवैक्सीन के बारे में पूरी डिटेल्स नहीं। व्हाट आई डोंट वांट टू से कि वैक्सीन खराब है, पर यह मतलब है कि वैक्सीन आपको टोटली प्रोटेक्ट कर पाएगी, ये कहना मुश्किल है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट सबसे शक्तिशाली वेरिएंट है। पुराने डेल्टा वेरिएंट से 50% से ज्यादा संक्रामक है। ये वैक्सीन और इन्फेक्शन इम्यूनिटी दोनों को चकमा दे सकता है। हमको लगता है कि जो भी अर्ली केसेस आए हैं, इनमें जो लक्षण है ये माइल्ड टू मॉडरेट है, और हमको ये भी पता चला है कि जो डेल्टा वेरिएंट था, यदि 10 लोग को एक्सपोज होते थे तो ऑलमोस्ट 8-9 लोगों को डेल्टा हो जाता था। लेकिन ये डेल्टा प्लस में जितने 19-20 मरीज जो रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर, जळगांव में पाए गए हैं, उनमें ऐसा नहीं दिखा गया। उनके घर वालों को कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सेकेंडरी ट्रेसिंग भी जो की थी, उनको ये प्रादुर्भाव दिखा नहीं गया था। इसलिए थोड़ी सी एक आशा बनती है कि शायद ये थोड़ा सा वीक हो सकता है डेल्टा के कंपैरिजन में, लेकिन कोई भी डेल्टा अपने जो ओरिजिनल वेरिएंट था लास्ट साल का, उससे ज्यादा खतरनाक होता है। डेल्टा वेरिएंट बहुत तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले रहा है। अब तक 85 देशों को यह जकड़ चुका है। कोरोना वायरस के जिस घातक और विस्फोटक वेरिएंट ने हिंदुस्तान में त्राही मचाई, अब उसी किलर वायरस का नया वर्जन खौफ और खतरे की घंटी बजा रहा है और तीसरी लहर की दहशत पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट्स की माने तो डेल्टा प्लस न सिर्फ डेल्टा प्लस वेरिएंट के लक्षणों के साथ दिखाई देता है, बल्कि इसमें दक्षिण अफ्रीका में पाए गए बीटा वेरिएंट के भी लक्षण हैं, जो इंसान को तेजी से बीमार बनाते हैं। आज तक ब्यूरो। दुनिया भर के 85 मुल्कों में डेल्टा वेरिएंट दहशत का दूसरा नाम बन गया है। डेल्टा वेरिएंट के खौफ के चलते अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक प्रतिबंध कड़े कर दिए गए हैं। डेल्टा तो डेल्टा, इसका नया रूप डेल्टा प्लस भी 12 देशों में पैर पसार चुका है। डेल्टा वेरिएंट पहली बार भारत में पाया गया और अब ये दुनिया के लिए सिरदर्द बन गया है। हम आपको बता दें कि दुनिया के 80 देशों में डेल्टा वेरिएंट का पता चल गया है। कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चीन और रूस में मिला है। अमेरिकी महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फाउची ने डेल्टा वेरिएंट को लेकर चिंता जाहिर की है। The variant compared to, for example, the original virus
that had been circulating very early on last year. The comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. और भारत में डेल्टा प्लस बन चुका है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट भी दुनिया के कई देशों में फैला है, जिसमें अमेरिका नंबर 1 पर है, जहां डेल्टा प्लस के 83 केस मिले हैं। भारत में 40, ब्रिटेन में 36, पुर्तगाल में 22, स्विट्जरलैंड में 18, जापान में 15, पोलैंड में 9, नेपाल में 3, कनाडा में 1 और रूस में 1 डेल्टा प्लस का केस मिला है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामान्य लक्षणों में सूखी खांसी, बुखार और थकान शामिल है। गंभीर लक्षणों में सीने में दर्द, सांस फूलना और सांस लेने में तकलीफ और बात करने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन डेल्टा वेरिएंट से दुनिया के कई मुल्क हाफ रहे हैं। इजराइल मास्क से छूट देने वाला पहला देश बना था, लेकिन पिछले 10 दिनों में डेल्टा वेरिएंट ने इजराइल की सांस फुला दी है। आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत में बंगाल वाले प्रयोग की। जी हां, बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का स्लोगन उसकी शक्ति का प्रतीक बन गया। अब वही नारा उत्तर प्रदेश के चौक चौराहों पर गूंज रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल में ममता का खेला होबे उत्तर प्रदेश में खेला होई में बदल गया है। काशी से लेकर कानपुर तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, 2022 आई तो बड़ा खेला होई। आखिर राजनीति का ये बड़ा खेला क्या है? यूपी में अब खेला होबे। गली गली, चौक चौराहों पर, शहरों की दीवारों पर उत्तर प्रदेश के सियासी पर्दे पर नई पिक्चर का ट्रेलर रिलीज हो गया। बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश। सियासी फिल्म का शीर्षक है खेला होई। इसका मुहूर्त वाराणसी और कानपुर में हुआ। स्क्रिप्ट समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लिखी, डायलॉग बंगाल से उधार लिया। यूपी में अब खेला होबे। फर्क सिर्फ इतना है कि बंगाल का खेला होबे उत्तर प्रदेश में खेला होई में परिवर्तित हो गया, लेकिन मूल भावना वही है। 2021 में बंगाल में जैसे टीएमसी ने बीजेपी के साथ खेला कर दिया, वैसे ही 2022 में बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में एसपी खेला कर देगी। अब समय आ रहा है, जनता भी इनके साथ खेल खेलेगी और हम लोग चुनावी राजनीति में जाकर, और बड़ा खेला होने वाला है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की सियासी फिल्म के मुख्य किरदार में अखिलेश यादव है, सह कलाकार एसपी के कार्यकर्ता है और गेस्ट अपीयरेंस में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सियासी फिल्म 2022 में रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर से समझिए जंग जबरदस्त है। वाराणसी और कानपुर से आई इन तस्वीरों से पूरी खबर को समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की दीवारों पर यही लिखा हुआ मिलेगा, 2022 में खेला होई। इस सियासी नारे पर एसपी के पूर्व विधायक अब्दुल समद ने पूरी बात विस्तार से समझाई। कि हमने स्लोगन लिखवाया है समाजवादी पार्टी की उम्मीद की साइकिल, जो एक गरीबों, कमजोरों, मजलूमों में एक विश्वास जगाता है, और एक स्लोगन लिखवाया है जो आज की डेट में भारत में प्रसिद्ध हो गया है और बंगाल में प्रमाणित हो गया है, जिसका नाम है खेला होई। इसको जनता बड़ी तादाद में अभी पसंद कर रही है, और जिस तरीके से सरकार का कार्यकाल रहा है, जनता त्रस्त रही है, महंगाई की मार, कोरोना की मार। वाराणसी की दीवारों पर खेला होई लिखा गया तो कानपुर में होर्डिंग लगवाई गई। अखिलेश यादव की अगुवाई में तलवार भांज रहे सैनिकों ने यही कहा, 2022 में भैया विरोधियों पर 22 पड़ेंगे, क्योंकि यूपी में खेला होई। ये हम इसलिए है क्योंकि यूपी में निश्चित ही अब खेला होने वाला है। जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने अन्याय, लोगों के प्रति अमर्यादित भाषा और लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाने वाली बात करी थी, तो इस खेला का उदाहरण बंगाल के रूप में आया। और हम भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं हम इस जो सरकार की नीतियां हैं, उस नीतियों के विरुद्ध में ये खेला केवल विपक्ष तो है ही है, लेकिन इसके साथ साथ जनता भी इनके साथ खेल खेलने वाली है। 2017 में बीजेपी की सियासी सुनामी में कांग्रेस और एसपी का सुपड़ा साफ हो गया था। अखिलेश यादव जीत रिपीट करने से चूक गए थे। अब कार्यकर्ता खेला हुई नारा दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी गदगद है। इस बार कांग्रेस ने नारा दिया, वो फेल हो गए।
बंगाल में नारा ममता जी ने दिया, वो पास हो गई। तो जो बंगाल में स्थिति थी, क्योंकि लोग महंगाई से परेशान हैं, रोजगार नहीं है, अराजकता है, भ्रष्टाचार है, इन्हीं को नारा बना करके तो भाजपा सत्ता में आई थी। अब जब वो नहीं पूरे कर पा रही है तो समाजवादी पार्टी नए नारों के साथ आ रही है। देखिए, यूपी में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। बंगाल में तो बहुत सीटें आ गई भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में 50+ नहीं होने जा रहे हैं। खेला हुई या ना हुई, इस पर विपक्ष की तरफ से क्या सियासी डायलॉगबाजी हुई, इसे गौर से सुनिए। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से मुक्ति चाहती है, जिसकी अभिव्यक्ति जनता और विभिन्न दल अपने अपने माध्यमों से कर रहे हैं। कुछ लोग नारे लगा करके कर रहे हैं और हम लोग श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जन जन के बीच में जाकर के कर रहे हैं। खेला हो पे कह के किसको डरा रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह हत्याएं कराना चाहते हैं? क्या उत्तर प्रदेश में भी बंगाल की तरह तुष्टीकरण का वही खेल खेलना चाहते हैं कि दुर्गा पूजा नहीं होगी, केवल मुहर्रम मनाया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश की जनता डरने वाली नहीं है समाजवादी पार्टी के लोगों से। 17 और 19 में जो उत्तर प्रदेश की जनता ने जो खेल खेला है, वही खेल 2022 में भी होगा। 47 से नीचे जाने वाले हैं अखिलेश यादव। जो खेल बंगाल के चुनाव में शुरू हुआ, क्या वही सियासी खेला उत्तर प्रदेश में होगा? ये बड़ा सवाल है। एसपी के वर्कर्स ने ट्रेलर तो रिलीज कर दिया, लेकिन ये सियासी पिक्चर उत्तर प्रदेश की जनता की बॉक्स ऑफिस पर कैसा प्रदर्शन करती है, ये समझने और जानने के लिए 2022 तक इंतजार करना पड़ेगा। यूपी में 2022 की लड़ाई में अभी थोड़ा समय है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं में नारों को लेकर के जोश दिखाई देता है। यूपी में अब खेला हुई तो वहीं कहीं ना कहीं मेरी साइकिल आने वाली है, ऐसे नारों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता में अपना संदेश पहुंचा रहे हैं। साफ है कि लड़ाई में तो इंतजार है, लेकिन बिगुल बच चुका है। लखनऊ से कैमरामैन अमित राज के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। 2022 चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी खेला शुरू हो गया है। पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन सबसे बड़े टेस्ट में खुद को बेस्ट साबित करने की चुनौती बीजेपी के सामने है। किसान आंदोलन के बीच पश्चिम उत्तर प्रदेश ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। टिकैत ट्रैक्टर लेकर दिल्ली बॉर्डर पर हैं, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान 2022 के इंतजार में बैठे हैं। तैयारी 2022 में 20 पड़ने की है। बीजेपी ने 2022 के लिए 300+ का टारगेट सेट किया है, लेकिन पंचायत के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी भारी पड़ी। 2014 से लेकर 2019 तक 3 चुनावों में मिली प्रचंड जीत को पंचायत चुनाव में रिपीट नहीं कर सकी। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन का असर पड़ेगा? सबसे पहले आपको बीजेपी के रिपोर्ट कार्ड के बारे में बताते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 136 सीटें। माहौल में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो अधिकतर व्यापारी लोग हैं, देहात से जुड़ाव है, लेकिन ये आंदोलन कोई देहात कस्बे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं छोड़ पा रहा है, क्योंकि व्यापारियों को तो काम करना है, अपना काम देखना है। उसके लिए सरकार द्वारा भयमुक्त माहौल दिया गया है, हर चीज की फैसिलिटी दी गई है। थोड़ा कोरोना काल में दिक्कतें जरूर आई हैं व्यापारियों के सामने, लेकिन सरकार ने उसमें भी हम लोगों को सहयोग कर रही है। तो इतना कोई ज्यादा इस आंदोलन का हम लोगों के ऊपर दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आवाजाही जो दिल्ली से सामान वगैरह की होती थी, उनमें थोड़ी दिक्कतें आई है, लेकिन उसका भी सरकार हल निकाल रही है। तो अभी इतना बड़ा इस आंदोलन का हमारे क्षेत्र पे पर्टिकुलर कोई इफेक्ट नहीं आया है। अभी ये बताइए भाई साहब, यहाँ से एमएलए कौन है अभी? यहाँ से भाजपा पार्टी के श्री विक्रम सिंह सैनी, और सांसद भी भाजपा से हैं। सांसद भी भाजपा से डॉक्टर संजीव बालियान। जिस तरीके से किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता अलग अलग राज्यों में जाकर के असेंबली इलेक्शंस जब वहां चल रहे थे तो भाजपा के खिलाफ प्रचार कर रहे थे, जिस स्टेट में ये चल रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, फर्क तो अभी ये आप पूरे किसान आंदोलन ना कह के किसी एक वर्ग का, किसी एक किसान के एक वर्ग का आंदोलन है, किसान यूनियनों का, किसान यूनियन का आंदोलन है। आम किसान अपने खेत में काम कर रहा है, इस समय गेहूं का सीजन चल रहा है। किसान आंदोलन की आंधी पश्चिम उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण तय करेगी, ऐसा लोगों का मानना है। तो आम किसान तो अपने काम में भी लगा हुआ है,
एक वर्ग जो किसान की राजनीति करता है वो वर्ग कहीं लग गया जाके इस तरह के आंदोलन में। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा फर्क तो पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना फर्क हमारे यहाँ लोकल में यहाँ नहीं पड़ेगा, इतना फर्क किसान आंदोलन। कस्बों में नहीं पड़ेगा, गाँव में? कस्बों में नहीं पड़ेगा, कस्बों में व्यापारी वर्ग ज्यादा है तो कोई ऐसा ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? पंकज भटनागर। भटनागर जी, आप भी कस्बे के निवासी हैं, क्या चल रहा है? जिस तरीके से लोग बता रहे हैं कि कस्बों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो किसान आंदोलन है। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कस्बों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। और जैसा भाई साहब ने बताया कि ये व्यक्ति विशेष कह लीजिए या फिर आप एक संगठन का आंदोलन कह लीजिए, ये इस पर कोई व्यापारी पर कोई फर्क नहीं है, कोई किसी चीज का कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे सरकार चल रही है, अच्छी चल रही है, बढ़िया मदद कर रही है व्यापारियों की, किसानों को भी काफी फायदा हो रहा है। पहले गेहूं सेंटरों पे उल्टे सीधे रेटों में बिकते थे, अब किसान 1965-75 रुपए का रेट है। जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी, अब उसी पश्चिमी यूपी में किसान 2022 का इंतजार कर रहे हैं। अब लोग इरिटेट होने लगते हैं, जब इतना बड़ा आंदोलन बहुत दिन के लिए चलता है तो लोग इरिटेट होते हैं तो उनके परेशानियां, उनके जो अंदर के मन भाव हैं वो बाहर निकलते हैं। तो उससे भी इन लोगों के साथ इस तरह से वातावरण में प्रॉब्लम आती ही है। और जाम लगेंगे, लोग परेशान होंगे, तो नेचुरल है कि लोग अगर आपके फेवर में भी होंगे तो भी कहीं ना कहीं आपको डिनाई करेंगे। फेवर में है यहाँ शहर के लोग, जो चल रहा है उसके फेवर में है? नहीं, उसके फेवर में नहीं है। यहाँ के लोग जो हैं किसान आंदोलन से थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफर करते हैं, थोड़ा सा उनकी दिनचर्या में कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस आ रहा है, तो इसलिए वो अब इतने लंबा चल गया कि अब लोगों को इरिटेशन ये होने लगी कि भाई ये खत्म करके अपने घर क्यों नहीं जाते। जो आपने सुना, इसका सीधा असर किसानों की ट्रैक्टर रैली में नजर आ रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भारी तादाद में किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ निकल चुके हैं। सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर गाड़ियां लेकर के दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इतना लंबा काफिला है कि करीब 4 मिनट से, लगभग 4 मिनट से ये ट्रैक्टर और गाड़ियों का काफिला ही नजर आ रहा है। नरेश टिकैत अपनी गाड़ी में गए हैं और साथ ही आप देख रहे हैं ये जो तमाम स्कॉर्पियो, जो तमाम ट्रैक्टर्स नजर आ रहे हैं आपको, ये सारे भारतीय किसान यूनियन और बाकी की जो तमाम किसान यूनियन है उनके हैं। 8वें महीने में इनका प्रोटेस्ट पहुंच चुका है और उसको देखते हुए तादाद में किसान मेरठ से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े इलाके से दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर जाकर के ये किसान रुकेंगे। भारतीय किसान यूनियन ने किसान कानून को रद्द करने के लिए ट्रिपल टी का फॉर्मूला तैयार किया है। 26 जून को एक बार फिर ट्रैक्टर वाला प्रदर्शन होना है। टैंक, ट्रैक्टर, टिक्का और ट्विटर और फिर टिकट भी है जी में। किसानों की ये घेरेबंदी 2022 में कितना असर डालेगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की राह आसान नहीं होगी। अभिषेक आनंद, मेरठ, आज तक।